तो छठा चरण भीषण रण, सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर हैं। पवन गोयल साहब बीजेपी के चेहरे हैं, हमारे साथ भूदेव शर्मा कांग्रेस के चेहरे हैं, साथ ही साथ बबीता जी हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा भी कुछ ही देर बाद दिखाई भी देगा, और साथ ही साथ मनीष जी हमारे साथ हैं, मनीष गुप्ता जी राजनीतिक पंडित हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। और सबसे पहले मैं राजनीतिक भविष्यवाणी मनीष गुप्ता की जुबानी। तो मनीष सर जरा बताइए, चुनाव एक तरफा या फिर फंस गया है? छठा चरण किसके नाम ये तो जनता तय करेगी, लेकिन चुनाव क्या वाकई में दावों के इतर देखें चुनाव फंसा हुआ है, या फिर जैसे बीजेपी दावा कर रही है कि 5 चरण में 310 तो हो गए हमारे? तिलक जी देखिए, ऐसा है जब तक चुनाव है सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से दावे करती हैं। भाई मोदी जी की माने या अमित शाह जी की माने तो 310 तो उनके हो चुके हैं, तो 400 पार हो रहे हैं। लेकिन लगातार ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही है कई सीटों पर लगभग स्थिति फाइट की है। अब देखिए उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में कहीं ना कहीं स्थिति में बदलाव है, पहले के मुकाबले उतनी बेहतर स्थिति नहीं है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जो बीजेपी कह रही है वैसा नहीं होने वाला, और कांग्रेस कह रही है वैसा भी नहीं होने वाला नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमारा बहुमत आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुमत के आसपास तो भाजपा एनडीए पहुंच जाएंगे और भाजपा अकेली भी बहुमत क्रॉस कर लेगी। आप याद करिए अभी हाल ही में टेलीविजन चैनल पर मोदी जी ने क्या कहा। मोदी जी ने कहा विपक्षी जानते ही नहीं कि मैं उन्हें किस पिच पे लेके आया हूं, मैं 400 की बात करूंगा तो मेरे 300 ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। ये बात उन्होंने कही नहीं है, समझने की बात है। यानी मुझे लगता है मोदी जी स्वयं भी ये जानते हैं कि 300 सवा 300 के बीच में एनडीए, यानी आप ये कह रहे हो कि ये टारगेट जो है बीजेपी ने 400 का रखा है, और लेकिन वो जानती है कि 300 सीटें आएंगी। मेरे ख्याल से 300 से सवा 300 साढ़े 300 बीच में आएंगी, इतना अंदाजा सभी को, मेरे ख्याल भाजपा की टॉप लाइन को भी है। हाँ। इसीलिए 400 का रखा था कि लोग मोटिवेट रहे, एक नई चीज, एक नया नहीं, चुनाव एक तरफा दिखाई दे रहा है आपको, या फिर फंस गया है? क्योंकि जनवरी फरवरी में तो कहानी कुछ और थी, लेकिन यहां तो मई जून आते आते तपिश कुछ ज्यादा बढ़ गई है। नहीं देखिए कपिल भाई, सच्चाई ये है कि जितनी भी तपिश है वो सिर्फ टीवी चैनलों पर, अखबारों पर और यूट्यूब चैनल्स पे और ट्विटर पे है। ऐसा लगता है कांग्रेस ने सोशल मीडिया युद्ध में तो भाजपा को टक्कर पूरी दी है। हाँ। यानी अगर आप ट्विटर पे देखिए, अगर आप यूट्यूब पे देखिए, तो कांग्रेस की कमजोरी नहीं नजर आती। अब मानो कुछ से एक तो पत्रकार ऐसे हैं जो सिर्फ कांग्रेस की बातें करते हैं, ऊपर से कुछ विदेशी लोग भी ऐसे हैं जो विदेश में रह रहे हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोधी बातें करते हैं। तो वहां लगता है कि कांग्रेस ने अच्छा खर्चा किया है। दिल्ली का क्या माहौल दिखाई दे रहा है आपको? केजरीवाल के आने के बाद चुनावी रंगत तो आ गई है, इस बात से तो इनकार नहीं करेंगे आप? निश्चित रूप से। अगर दिल्ली में ग्राउंड की बात करूं तो जितना मैं घूमा हूं, मेरे हिसाब से बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन कम से कम 3 सीटों पर क्लोज फाइट है, पर मेरे ख्याल से जीतेगी फिर बीजेपी। अच्छा, तो एक किसी पंडित जी ने बताया? नहीं, ये तो ऐसा ना, हम लोग जहां जहां मिलते जुलते हैं लोगों से, हाँ, और राय लेते हुए इंडिपेंडेंट राय क्या है, जो लोग जहां के रहने वाले वो भूदेव शर्मा हमारे यहाँ चल रहा है। ओके भूदेव शर्मा, क्या लगता है दिल्ली में क्या होने वाला है? दिल्ली के दिल में कौन? जी तिलक जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तिलक जी। मनीष जी ने बताया कि क्लीन स्वीप होने वाली है, बिल्कुल सही बताया, लेकिन इन्होंने जो बताया, मैं इनको बताना चाहता हूं कि इस बार दिल्ली में जो क्लीन स्वीप होने वाली है वो इंडिया गठबंधन की होने वाली है। इस बार दिल्ली छोड़िए, पूरे देश में कोई सरकार नहीं बनने वाली है। अब ये जो माहौल जो इन्होंने बनाया था, अब तिलक जी, अब इस प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत तो होती नहीं है। अब इनका जो बीजेपी का जो टॉप लीडरशिप है, उसमें मोदी जी अमित शाह जी, उनके आप बयानों से जान लीजिए कि वो किस किस पे आ रहे हैं। अब आज उनकी क्या हालत हो रखी है। तो दिल्ली तो छोड़िए, पूरे देश के अंदर 150 से अधिक सीटें नहीं आने वाली हैं। अब 4 जून में कोई ज्यादा समय 150 किसकी आने वाली है भूदेव जी? एनडीए की 150 से कम सीटें आएंगी। अब 4 जून में समय नहीं बचा है। मैं कह रहा हूँ 4 जून के बाद ये दिखाई नहीं देगा। अच्छा, जो आपके दिल्ली में सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके तिहाड़ जेल से आने के बाद कुछ चुनावी माहौल बना कि नहीं? तिलक जी बिल्कुल, देखिए ये अब किसी से छुपा नहीं है कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई झुकता नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई कांग्रेस का है, कि आम आदमी पार्टी का है, या किसी भी पार्टी का है। अगर आज वो भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं झुकता है
तो किस तरह से चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम किया जाता है? नहीं भूदेव भाई, वो बात आपकी ठीक है, मैंने सिर्फ इतना जानना चाहा, दिल्ली में सबसे बड़े स्टार प्रचारक तो आपके वही है ना, उनसे बड़ा तो चेहरा नहीं है दिल्ली में, अरविंद केजरीवाल जी। तिलक जी सभी चेहरे हैं, हमारे नेता राहुल गांधी है। राहुल गांधी दिल्ली में, मैं कह रहा हूँ दिल्ली में आपका सबसे बड़ा चेहरा तो केजरीवाल ही है ना। तिलक जी मैं वही कह रहा हूँ, सभी चेहरा है अपने आप में। कैसे केजरीवाल जी अपने लिए आम आदमी पार्टी के चेहरा है, हमारे जो केजरीवाल है वो तो केजरीवाल ही है ना, जो राहुल है वो राहुल है। बिल्कुल, राहुल केजरीवाल कैसे हो सकते हैं और केजरीवाल राहुल कैसे हो सकते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि केजरीवाल और राहुल दोनों जो है वो एक जैसे ही है। नहीं, मुझे तो बल्कि ऐसा लगता है तिलक भाई, तिलक जी देखिए, राहुल गांधी और केजरीवाल भले ही मिल गए हों, लेकिन ग्राउंड पर कार्यकर्ता आपस में कनेक्ट नहीं है। नहीं, वोट ट्रांसफर होगा कि नहीं? फाइनल बात बोल रहा हूँ। देखिए जो मनीष जी कह रहे हैं, मनीष जी कह रहे हैं वोट ट्रांसफर नहीं होगा, वो कह रहे किसी कीमत पर वोट ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। वो ये कह रहे हैं जिन्होंने एक साथ एक मंच पर एक दूसरे के खिलाफ आग उगली हो, वो एक साथ आकर कैसे एक दूसरे को वोट दे सकते हैं, वो ये कह रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए तिलक जी, बिल्कुल देखिए, आज एक होती है कि एक राजनीतिक लड़ाई अलग होती है, और आज जिस तरह से देश को बचाने की, संविधान को बचाने की लड़ाई है, वो किसी से छुपी नहीं है। मैं एक बात कहूंगा और उसके बाद बात खत्म करूंगा। मनीष जी ने कहा कि पूरी जिंदगी आपने स्वर्गीय शीला दीक्षित के खिलाफ एक प्रचार किया, दुष्प्रचार, और अब कैसे वो जनता कबूल कर लेगी जिन्होंने शीला दीक्षित के विकास की नींव को देखा हो, वो कैसे वोट दे लेगी? वो ये बात कह रहे मनीष गुप्ता जी। कार्यकर्ता कभी कबूल नहीं करेंगे, कह रहे हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता वो इस बात को कबूल ही नहीं करेंगे। आपका एक सवाल बार बार आता है और मैं उसका जवाब दे ही नहीं पाता हूं। आप पूरा सवाल सुनते नहीं है, उसके बाद फिर से वही सवाल आता है बार बार। मैं इसी बात का तो जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं, आप सुन ही कह रहे हो। हाँ बताइए ना, वोट ट्रांसफर कैसे होगा? आप बताने देंगे तब बताऊंगा ना। आप बार बार एक ही सवाल आपका आता है। मैंने सुन लिया, गुस्सा निकाल रहे हो, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बता दीजिए। देखिए मैं वही बता रहा हूं, आज अगर वोट ट्रांसफर नहीं होता तो आज ये हालत नहीं होती कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव नहीं लड़ते देश में। ये जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट उनको फटकार पर फटकार लगाई जा रहा है, ये जो घपले दिखाई दे रहे हैं, आज चुनाव आयोग वोट नहीं बता पा रहा है, तो ये किसी से नहीं। वोट ट्रांसफर हो रहा है, वोट क्या है? वोट भारतीय जनता पार्टी हार रही है। तिलक भाई इनसे पूछिए, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या जजमेंट दिया है? नहीं आप बताइए ना, मैं तो आपसे पूछ रहा, देश की जनता पूछ रही है। आप ये बताइए ना। देखिए जिस तरह से चुनाव आयोग और देश की जो सरकारी संस्था है वो मिलकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है, देश की जनता, ये चुनाव देश की जनता का और इस देश चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये कोई कहना चाह रहा हूँ, इसमें देश की जनता स्वतः तृणमूल कांग्रेस के नेता खेड़ा जी, पवन खेड़ा जी, तिलक जी और एडीआर की ज्वाइंट एप्लीकेशन थी, वो ज्वाइंट एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी। चुनाव आयोग के खिलाफ जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट कर दी। क्यों नहीं बता रहे हो भाई? आपकी अपनी पार्टी की एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई है और आप कह रहे हैं कि विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट सपोर्ट कर रहा है। नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट दे रहा है वो आप छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे। तिलक जी, जिस तरह से भारत छोड़ो आंदोलन जब महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था, तो उन्होंने आखिर में जनता से कह दिया था कि जाइए कीजिए जो करना है, वो स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। उसके बाद अंग्रेजों को इस भारत को छोड़ना ही पड़ा था। ये वो चुनाव है जिसमें जनता चुनाव लड़ रही है, इसमें कोई विपक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। अब ये महात्मा गांधी और राहुल गांधी को केवल भाजपा के खिलाफ जनता 140 महात्मा गांधी और राहुल गांधी देश को खत्म करने का काम रचा जा रहा है, उसके खिलाफ इस देश की जनता चुनाव लड़ रही है। हिम्मत हो गई है, ये झोला उठा करके चल देंगे 4 जून को। इनके तो झोले की भी तलाशी ली जाएगी, मोदी जी के झोले की तलाशी ली जाएगी कि इस झोले में अडानी तपस्या करने जा रहे हैं, उसकी तलाशी ली जाएगी। करोड़ों याद रखना है, याद रखना, 4 करोड़ झोले की तलाशी ले लो, उसकी तलाशी लो। ओके मनीष जी, भूदेव जी, एक मिनट तलाशी लेंगे, एक मिनट मनीष जी, भूदेव जी प्लीज, पवन गोयल साहब के पास जाएंगे। 1 मिनट भूदेव भाई, ये 4 तारीख को फोन ऑन रहेगा ना? बिल्कुल रहेगा, आपके साथ सुबह आपके स्टूडियो में आएंगे हम। नहीं, मोस्ट वेलकम, आइए। मैं कंफर्म कर रहा था 4 तारीख को पक्का है ना?
तिलक जी मैं कह रहा हूँ मोदी जी के झोले की तलाशी ली जाएगी। मैंने आपसे पूछा फोन ऑन रहेगा आपका 4 तारीख को ना? मैं आपके स्टूडियो में आकर के बैठूंगा। हाँ बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम। मैं तो आपका स्वागत कर रहा हूँ, आप आइए। हाँ बिल्कुल आपके बिल्कुल आइए, फोन ऑन रखिएगा बस। 150 से अधिक अगर इनकी सीटें आ जाए तो तिलक जी मैं भी यही डिबेट में बैठूंगा और मैं आप देखिए, आप इतनी मधुरता से ये कह रहे हो कि अगर इनकी जो है सरकार बना लेंगे तो मैं प्रवक्ता छोड़ दूंगा अपनी कांग्रेस से। इन्होंने तो भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया। तो मैं आपका चैलेंज स्वीकार गोयल साहब करेंगे या नहीं वो अलग बात है। खैर गोयल साहब, जनता चुनाव लड़ रही है। एक मिनट, जनता सर, जनता कौन सा ऐसा चुनाव है मुझे बता दो ना कि जनता चुनाव ना लड़ी हो। नहीं, इस बार जनता का ही तो चुनाव होता है। नहीं, इस बार कोई पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही भारतीय जनता। मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि माननीय केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद कुछ माहौल बदलेगा। आप तो अपना माहौल बनाने लगे, आप उन्हें नेता मानने को स्वीकार करेंगे। अरे मैं क्यों नहीं बदलेगा माहौल? पूरे देश की जनता को पता है। एक मिनट गोयल साहब, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल रही है, ये माहौल क्यों नहीं बदलेगा? एक मिनट, देश की जनता को सत्य पता चलेगा कि किस तरह की तानाशाही चल रही है। आप भूदेव भाई आप थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज प्लीज। वो जिस मामले में जेल में बंद है उसके आरोप आपने लगाए थे, मालूम है आपको? जांच करवाओ ना। जांच क्यों नहीं करवा रहे? तो जांच के बाद ही तो जेल में गए हो। अरे आरोप तो अजीत पवार जी ने लगाए थे, अजीत पवार जी पे मोदी जी ने लगाए थे। भूदेव जी प्लीज, डिबेट डिटेल हो रही है सर, प्लीज। आरोप लगाए थे, एक मिनट, गोयल साहब का ऑडियो रहेगा। गोयल साहब वो कह रहे चुनाव तो जनता लड़ रही है, देश की जनता। ये चुनाव एक तरफा है या वाकई फंसा हुआ है? और अमित शाह जी कह रहे 310 तो हो गया हमारा 428 में से। ये समझ में नहीं आया मुझे। 5वें चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी 310 के आंकड़े को छू चुकी है। अब रहे 2 चरण, कल 6वां चरण है, उसके बाद 7वां चरण। कैसे तरह मार्गदर्शन करिए, 310 कैसे जीत गए? बिल्कुल कर रहा हूं मैं, तो आपको 6वां चरण। और आपको कैसे पता कि ईवीएम में क्या है? जी पहले मैं अब ईवीएम का ही जवाब दूंगा, तो प्लीज मुझे 1 मिनट दीजिएगा, उसको टोकेगा नहीं। ईवीएम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने देश की 70 पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, सबको नोटिस जारी किया, सबको निमंत्रण दिया, सबको बोला कि आप आइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिस में। 100 मशीनें रैंडमली रखी हुई है, किसी एक भी मशीन को हैक करके दिखा दीजिए। ईवीएम मशीन में ना ही तो कोई ब्लूटूथ है और ना ही तो कोई चिप है। दूसरा, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने वहां पर जाकर अपना विरोध जताया नहीं, किसी ने हैक करके नहीं दिखाया। एक और महत्वपूर्ण बात, अभी मेरे भाई भूदेव शर्मा जी कह रहे हैं कि इनकी 150 सीटें भी नहीं आएगी। आज तो कांग्रेस और विपक्षी इंडिया अलायंस के लोग कह रहे हैं कि इनकी 150 भी नहीं आएगी, और जब 400 के पार या 400 के आसपास हम पहुंच जाएंगे तो फिर कहेंगे ईवीएम से छेड़छाड़ है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 428 सीटों में से आपने ये कहा, सर मेरा सवाल सुनिएगा, कि हम 310 ले आए, ठीक जी, और अब 115 सीटें बची हैं। आप ये कह रहे हो कि 115 में से 90 क्रॉस हम कर लेंगे जी। ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया, थोड़ा इस पर मार्गदर्शन। अभी समझाता हूं। हाँ। थोड़ा नहीं, मैं पूरा मार्गदर्शन करूंगा। जो 1984 में 513 सीटों में इलेक्शन होते हैं और 414 कांग्रेस ला सकती है, 543 सीटों में अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी नहीं ला सकती। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सड़क बनवा दी, रेलवे बना दी, मेट्रो बना दिए, मेडिकल कॉलेज हो गए, एम्स हो गए, 2 लाख का बीमा हो गया, 5 लाख का आयुष्मान हो गया। यानी आप ये कह रहे हैं पवन गोयल जी कि अगर हम 400 पार नहीं करेंगे तो ये बीजेपी से संन्यास ले लेंगे, आप ये कह रहे हो? कौन? आप। मैं ये कह रहा हूँ 400 सीटें कैसे आएंगी? नहीं, आप कह रहे हो ना कि हम तो कर रहे हैं क्रॉस, तभी इतना कॉन्फिडेंस तो देखिए तभी होता है। बिल्कुल, जनता पे हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि जिस जनता ने सड़क देखी है, जिस जनता ने घर लिए हैं, जिस जनता ने जल से नल लिए हैं, जिस जनता ने बिजली पानी को देखा है, ये 400 पार कहां से आ रही है? मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं सर जी। भारत का इलेक्शन हो रहा है, भारत से सीटें आ रही हैं। अभी आप में दिल्ली के आप क्लीन स्वीप की बात मनीष जी बता रहे थे और भूदेव जी कह रहे थे, इन्होंने कहा था इंडिया अलायंस का क्लीन स्वीप होगा। बिल्कुल ठीक कहा था इन्होंने, बिल्कुल ठीक कहा था। मैं इनको शाबाशी और बधाई देना चाहता हूं, इन्होंने खुद ही स्वीकार कर लिया कि इनका क्लीन स्वीप ही हो जाएगा। तो मतलब 7 में से 0, 2014 और 2019 के इलेक्शनों में इन दोनों पार्टियों के वोट मिला के भी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा जीती। तो उसका कारण है क्या 500 स्कूल बन गए, क्या 50 कॉलेज बन गए, क्या 50 हॉस्पिटल बन गए? वो 76 वादों में से 7.5 वादे भी आम आदमी पार्टी ने पूरे नहीं किए। वहीं जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताती थी, और वहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे 10 साल तक आरोप लगाती रही भ्रष्टाचार के। तो आपके सामने है कि कांग्रेस और आप पार्टी दोनों एक दूसरे से ऐसे बात कर रहे हैं। और भूदेव जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के है ही नहीं,
अगर ये कांग्रेस पार्टी के होते तो इनको पता होता कि दिल्ली अध्यक्ष ने अनिल चौधरी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को जाके खुद कंप्लेंट करी थी शराब घोटाला। और मुझे लगता है कि इन्होंने सुप्रिया जो इतनी अच्छी प्रवक्ता है कांग्रेस की, उनकी भी डिबेट किया, उनकी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखी थी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी को। चलो जी आप सवाल पूछ लीजिए, मैं कोई घुमाऊंगा नहीं, 10 सवाल में 11 आप सवाल घुमा गए। खैर बबीता जी, कोई सवाल नहीं। बबीता जी, तो दिल्ली में जब जब चुनाव हुआ ये देखा गया कि विधानसभा में केजरीवाल कबूल है दिल्ली की जनता को, लेकिन लोकसभा के चुनाव में वो कहते हैं कि वोट मोदी को। इस बार क्या बदलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको और क्यों? देखिए इस बार का माहौल बदला हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि 10 साल से बीजेपी ने कोई भी काम नहीं किया। दिल्ली में आपके एक बार एमपीडी को भी बीजेपी का सफाया हो गया है। और बबीता जी एक गुजारिश, अगर फोन पास ले आएंगे तो आपका ऑडियो परफेक्ट आएगा। इस बार पूरा माहौल बदला हुआ है दिल्ली का, और आप देखिएगा किस तरीके से गठबंधन की सरकार बनेगी और बीजेपी का सफाया जैसे एमपीडी से हुआ है ऐसे लोकसभा से भी इस बार बीजेपी का सफाया हुआ। बबीता जी आपके ऑडियो में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा से कनेक्ट करवा रहा हूं। आप भूदेव भाई, चुनाव को लेकर तमाम तरह की भविष्यवाणी और दावे हो रहे हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले दिखाया भी कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई इतनी सीट, लालू जी कह रहे हैं इतनी सीट, केजरीवाल जी कह रहे हैं इतनी सीट। तो ये सब हवाई दावे हो रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई आधार है? सवाल मेरा बस इतना था। और दिल्ली में आप एक तरफ कह रहे हैं कि भाई हम जीत रहे हैं इंडिया गठबंधन, और पंजाब में भगवंत मान जी कह रहे हैं कि 80 जीतांगे 13 तिलक जी देखिए, आपने पूछा कि ये जो दावे हो रहे हैं, तिलक जी दावे किस चीज पे होते हैं? आप भी अगर सर्वे करवाते हो किस आधार पर करवाते हो? अगर कोई भी न्यूज एजेंसी होती है या न्यूज चैनल वाले हैं, जितनी भी प्राइवेट एजेंसियां हैं, वो किसी न कहीं लोगों से पूछ के दावे करते हैं। तो आज अगर इस देश के लोग ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी आप बताइए कि आपने जो वादा किया था 2 करोड़ रोजगार वो कहाँ है, मोदी जी इस पे बात नहीं करेंगे। उन्होंने पूछा कि 15 लाख रुपए आने वाले थे, काला धन विदेशों से आने वाला था, कहाँ है, इस पे बात नहीं करेंगे। तो देश की जनता उनसे पूछ रही है कि आपने वादे किए, वो वादे पूरे नहीं किए। मोदी जी ने आज तक ये किसी भी जनसभा में ये नहीं बताया कि उन्होंने पिछले 10 साल में क्या किया और आगे आने वाले जो उनका संकल्प थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए कि क्या है। कोई, क्योंकि मैंने ये सवाल कल भी पूछा था, कोई ऐसी एक रैली जनसभा जहां पर राहुल जी और केजरीवाल जी दोनों एक साथ एक मंच पर आए? तिलक जी हाँ। अगर राहुल जी या केजरीवाल जी एक साथ नहीं आए तो क्या केजरीवाल जी ने कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए, इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी उनके लिए प्रचार नहीं किया? मैं तो सिर्फ आपसे जानना चाह रहा था, थोड़ी सी जानकारी चाह रहा था कि राहुल गांधी और केजरीवाल जी एक साथ एक मंच पर कहीं दिखाई दिए? मेरी सुनिए, ये कोई क्वेश्चन नहीं होता है कि दोनों एक साथ आए। अरे अच्छा, मतलब इसका कोई मैसेज नहीं जाता। चाहे अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर आए तो उसका कोई मैसेज नहीं जाता। आप यही कहते थे कि अखिलेश यादव राहुल जी की कोई सभा नहीं हुई, मंच पर नहीं आई। अब आप केजरीवाल को पकड़ लो। मैं कह तो रहा हूं कि विपक्ष के साथ अच्छा, तो मतलब परसों रैली करोगे रहेगा, लेकिन बात यहाँ ये है ही नहीं। बात यह है कि देश की जनता चुनाव लड़ रही है और बबीता जी का ऑडियो आया, पूछ रही है कि आपने अपने झोले में कितना। जी बबीता जी, क्या माहौल बदल रहा है दिल्ली में? सामने लेकर के आए दिल्ली में जिस तरीके से इन्होंने इलीगल तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को 3 बार माननीय मुख्यमंत्री जी को एक झूठे शराब घोटाले में जेल में डाल दिया, उसके बाद पूरी दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है और एक एक कार्यकर्ता ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, हमें कांग्रेस के साथ गठबंधन करके भी इलेक्शन लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। लड़ना पड़ा मतलब मजबूरी में लड़ रहे हो क्या आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मजबूरी नहीं है, ये हमारी एक आपसी सहमति है कि हमें आज लोकतंत्र को बचाना है। ये हमारी लड़ाई लोकतंत्र को बचाने की है। वो तो ठीक है, संविधान भी बचाइए, लोकतंत्र भी बचाइए। क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ ऑपोजिशन को खत्म कर रहे हैं। बबीता जी, थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए, जेल में डाल दो। थोड़ा सा मार्गदर्शन करिए। इस बात की क्या गारंटी कि कांग्रेस अपना वोट ट्रांसफर करवा देगी? आप आम आदमी पार्टी को कांग्रेस अपना वोट ट्रांसफर करवाएगी, इस बात की क्या गारंटी? मनीष जी को संशय है, कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता। हो रहा है, हो रहा है। जितने आम आदमी के कार्यकर्ता हैं वो जहां जहां पे
वहाँ पे लगे हुए हैं, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से आम आदमी के कैंडिडेट है उनके साथ लगे हुए हैं। हो रहा है, मैं तो गाँव काम कर रही हूँ, मुझे पता है। हमारे यहाँ से खुद चांदनी चौक सभा से अग्रवाल जी हैं और हम खुद उनके लिए वोट मांग रहे हैं, खुद उनकी सभाएं करा रहे हैं। मतलब आप कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए वोट मांग रहे हैं, तब जनता आपसे पूछती है कि आपने कुछ साल पहले इनको चोर बोला था, आज ये साधु कैसे हो गए? तब आप क्या बोलते हैं? जनता को आज पता है कि किस तरीके से तानाशाही चल रही है इस देश में, ऑपोजिशन को खत्म किया जा रहा है और लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। ये लोकतंत्र मतलब यही बात बोलते हैं कि लोकतंत्र संविधान खतरे में। मेरी पार्टी या उसकी पार्टी की लड़ाई मनीष गुप्ता जी, जल्दी से फिर पवन गोयल जी आ रहा हूँ। देश को बचाने की लड़ाई है, देश में लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। 4 लोकसभा सीटों की बात करूं जहां पे मैं गया हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर गुट बना के खड़े हों तो वो इकट्ठे मिलकर चर्चा तक नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं ये गठबंधन सिर्फ कल तक के लिए है, मतलब 2 तारीख तक के लिए है। और आपको बता दूं, कांग्रेस के जीवन की सबसे बड़ी भूल है आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना। जिस पार्टी ने इनके सुप्रीम नेताओं को गालियां दी हो, सोनिया गांधी को चोर बताया हो, शीला दीक्षित को चोर बताया हो, और चिदम्बरम से लेकर किस किस को नहीं कहा, सबको चोर कहा और उसके साथ चोर बताते हैं। जैसे ही वो बीजेपी में जाता है उनको बड़े और सच्चाई ये निकली कि भ्रष्टाचार के इनके नेता सिसोदिया को जमानत तक नहीं मिल रही है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी समझ चुकी है कि बस जो गलती हो गई वो हो गई, आगे नहीं होने देंगे। कांग्रेस का एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता मिलने को तैयार नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के नेताओं से हाथ मिलाने को तैयार नहीं है। आप सुन लीजिए, ये मैं ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ आपको। ये मैं आपको जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता है, आप बताइए जिस आदमी को आपने रोज गालियां दी हो वो कैसे आपका सहयोग करेगा? वो वोट डालने नहीं जाएगा अगर आप ज्यादा करेंगे तो, लेकिन वो कभी झाड़ू को वोट डालेगा। मुझे इसमें बहुत डाउट है। जाएगा सारा कुछ सब सामने आ जाएगा। आप इतने क्यों परेशान हो रहे हैं? आप अपने घोटालेबाजों को संभालें, जितने संविधान के नाम पर आपने स्लोगन बनाया है, उसके क्या एविडेंस है आपके पास? मतलब ये तो आप ये बताइए, आपने कहा संविधान को बचाने की लड़ाई है, ऐसा कौन सा काम किया है भाजपा सरकार ने जिसमें संविधान को कोई आँच आई हो? और ये दूसरों पे उंगली उठा रहे हैं तो खुद रहते हैं ना। अच्छा बबीता जी एक मिनट मनीष जी आप ही की बात ले जा रहा हूं। मनीष जी ये कह रहे हैं कि भाई 1 तारीख को बैक टू पेविलियन जब केजरीवाल जी होंगे उसी दिन ये गठबंधन खत्म हो जाएगा, या फिर 4 तारीख तक ज्यादा से ज्यादा, 5 तारीख को बिल्कुल साफ। कोई बात नहीं, वक्त आने वो कह रहे हैं गठबंधन कोई ऐसा नहीं है कि ये 7 जन्मों का गठबंधन है। किसका झोला पैक हो गया है ये सब चुनाव के बाद नतीजे सामने आने पर सब पता लग जाएगा कि जनता कितनी दुखी हो चुकी है इनके झूठे वादों से, इनके जुमलों से। ये भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसमें सारे भ्रष्टाचारी शामिल हो चुके हैं। पवन गोयल साहब इसका जवाब दे देखना। ठीक बबीता जी, पवन गोयल साहब कितने भ्रष्टाचारियों के साथ जोड़ ले, जो भ्रष्टाचारी। बबीता जी एक मिनट बबीता जी एक मिनट प्लीज, 1 मिनट रुकिए ना। बबीता जी, पंजाब में कितनी सीटें जीत रहे हैं आप? पंजाब में सारी सीटें जीत रहे हैं जी। बबीता जी कितनी सीटें जीत रहे हैं पंजाब में? सारी सीटें जीत रहे हैं। और भूदेव जी आप कितनी सीटें जीत रहे हैं? तिलक जी इनको पूछ लो नहीं तो, या दिल्ली में इनको पूछो कितनी सीटें पंजाब में है। आप किसी को, अब आप कितनी भी कोशिश करें या मीडिया कितना भी कोशिश करे इस विपक्ष को डिवाइड करने की, मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं समझ गया 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आप लोगों के पास उत्तर नहीं होता ना सवालों का, आप यहाँ कंधे पर रखते हो बंदूक। अरे आप लोगों की आदत है, जब सवाल का उत्तर नहीं होता तो आप लोग कंधे पे बंदूक रखते हो। तिलक जी अब आप बात कीजिए। मैंने आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल पूछा, उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि सारी की सारी जीतेंगे। आपसे पूछा, आप कह रहे हो कि आप हमारे बीच में झगड़ा करवा रहे हो। हम सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, एनडीए की 150 से कम सीटें आ रही हैं, इसमें कोई दौड़ाई नहीं है। आप पंजाब और हरियाणा कहीं कर भी कुछ भी कीजिए, कोई नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहा है और 4 जून को सरकार बनने जा रही है। मेरी शुभकामना आपको भी, बबीता जी को भी और पवन जी को भी। बिल्कुल, धन्यवाद। आप तीनों को शुभकामना मेरी। जनता को तय करना है, जनता तय कर रही है।
बिल्कुल जनता तय अब कर बचे चुकी दो है चरण। तिलक जी, जनता हाँ जनता तय कर चुकी है। हाँ, नहीं ठीक है, तय तो कर चुकी है जनता। अब सामने नतीजे आएंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी। आप जीतेंगे तो आपको बधाई, गोयल साहब जीतेंगे गोयल साहब को बधाई, है ना। हम तो पवन जी, आपके स्टूडियो में होंगे, आपको मिठाई खिलाएंगे, उसी दिन मिठाई लेकर के आएंगे हम आपके लिए। भूदेव भाई, तिलक चावला के बारे में जान लो, नेताओं की मिठाई कभी नहीं खाई नहीं, ये और ना मिठाई कभी खुशी की खाऊंगा। मिठाई है तिलक जी, ना तिलक खिला जी, पाओगे खुशी की भूदेव भाई, तिलक जी, कईयों ने खुशी- खिलाने की कोशिश की, नहीं खिला पाए, नहीं खा पाओ। ना ना, ये खुशी की मिठाई है जो उस दिन खुशी की हो दुखी की हो, मैं लोकतंत्र स्टेट मैं आप नेताओं की मिठाई खाता ही नहीं हूं। मेरे से खा लेना मिठाई, आ जाओ प्लीज, वेलकम। हाँ पवन गोयल साहब जी, आपने कहा कि 428 सीटों में से हम 310 सीटें जीत गए। माननीय गृह मंत्री और पार्टी के चाणक्य अमित शाह जी यही बात करें। जी, जी। आपने भी अभी यही बात दोहराई कि भाई हम 300 तो पार कर गए। आपसे मैंने पूछा था कि 115 सीटें बची हैं, अब इस हिसाब से आप अगर 400 के आंकड़े को पार करने का दावा कर रहे हैं तो 90 सीटें आपको जीतनी है 115 में से। लेकिन मैं अगर गलत होऊंगा तो परफेक्ट करिएगा, करेक्ट करिएगा मनीष जी। 428 सीटें जो पिछली बार के चुनाव 2019 का मैंने देखा आंकड़ा, तब आपको इसी क्षण इसी मौके पर 238 सीटें मिली थी और एनडीए के खाते में उस वक्त 275 सीटें आई थी। तो यह आंकड़ा बढ़ेगा कैसे तब और अब? मेरी गलत सवाल तो नहीं ना सर? बढ़िया सवाल है, बढ़िया, बहुत बढ़िया सवाल है। जवाब दीजिए सर। बिल्कुल जवाब दूंगा तिलक जी। विपक्ष कह रहा था, इंडी गठबंधन कह रहा था इनका साउथ में खाता भी नहीं खुलेगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूं तिलक जी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, हम वहां भी गेन कर रहे हैं। साउथ में हमारी एवरेज है, कम से कम हमारे को 40 सीटें मिलने का अनुमान है। तो दूसरे एंगल से आप देखिए, 2014 से हमारी कितनी सीटें थी? 282। 2019 में हमारी कितनी सीटें हुई? 303। और एनडीए गठबंधन मिला के 350 के पार। और हमारा साउथ में क्या था? कुछ नहीं था। लेकिन आज क्या है, साउथ में प्रज्वल का फैक्टर कुछ पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हमारा गठबंधन भी है। किसके क्या है दोबारा बता रहा हूँ सर? वो प्रज्वल जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वाली जिसके सीडी आई थी, ये भूल गए। बिल्कुल ठीक कहा आप। भूल गया क्या प्रज्वल को आप? मैं बिल्कुल नहीं भूला सर। मैं बादाम खाता हूँ, मैं तो ठोकर खाता हूँ। मैं कोई कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वाला हूँ क्या एक तरफ शीश महल बना लूं और एसी कमरों में बैठ जाऊं काजू बादाम? मैंने आप प्रज्वल की बात की, आप कहीं और घुमा के बात को। अगर डायलॉग दक्षिण में प्रज्वल कांड का कोई असर पड़ेगा कि नहीं, मैंने आपसे ये पूछा। बिल्कुल प्रज्वल कांड का असर पड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कोई कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है। अब कि यहाँ पे कुछ भी एक्सपोज हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। यही भारतीय जनता पार्टी जिसकी वजह से इलेक्ट्रोल बोर्ड पे अभी देश की कानून व्यवस्था, देश की सुरक्षा एजेंसियां, देश की जांच एजेंसियां और सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे भूदेव जी सवाल उठा रहे थे। लेकिन जब इलेक्ट्रोल बोर्ड की बात आई थी तो दूसरी बार आज सवाल को गोल कर रहे हैं गोयल साहब, आपसे कोई गोल नहीं कर रहा। मैं प्रज्वल रेवन्ना पे ही बात कर रहा हूँ, मैं कोई प्रज्वल रेवन्ना से बात नहीं कर रहा। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगता तिलक जी, प्रज्वल रेवन्ना के साथ अगर आप स्वाति मालीवाल को भी जोड़ लेते, मुझे बड़ा अच्छा लगता कि आप संदेश खाली को भी जोड़ लेते। नहीं, मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, मैं बृजभूषण को भी जोड़ लूंगा। आप हाँ बिल्कुल जोड़िए ना, मैं तो कह रहा हूँ जोड़िए बृजभूषण शरण सिंह को। लेकिन आप खाली अगर भाजपा को ही काउंटर करेंगे, 36 में से खाली 12 ही राज्य है भारतीय जनता पार्टी के। इंडिया लाइन से कितने राज्य हैं उनको भी आप जोड़ लीजिए। लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है मैं 10 सवालों के 11 जवाब दूं। तो मैं ये कह रहा हूँ प्रज्वल रेवन्ना से बिल्कुल फर्क पड़ेगा। लेकिन भारत के इतिहास में भारत की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी ने और भारत की जनता ने ये देखा है। अच्छा, स्वाति वाले मामले पर बीजेपी को वोट मिलेगा दिल्ली में? दिल्ली में तो बीजेपी को 2019 में भी मिला था और 2014 में भी मिला था और 2024 नहीं, स्वाति वाला मुद्दा जो है जनता आपको वोट करेगी, मुद्दा बना है स्वाति वाला जो बनाने की कोशिश की आपने। जी, आम आदमी पार्टी की सांसद है, आम आदमी पार्टी के सीएम ऑफिस में कैमरे नहीं है, आम आदमी पार्टी के सीएम अपनी महिला सांसद को नहीं संभाल पाती और भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बना रही है। अरे तो आम आदमी पार्टी खुद मुद्दा बना रही है। यानी आप ये कह रहे हैं मुद्दा नहीं बन पाया ना? मुद्दा नहीं बन पाया स्वाति वाला? स्वाति मालीवाल वाला मुद्दा तो खुद अरविंद केजरीवाल जी ने बना दिया।
कि आज तक उनके मुंह में फेविकोल चिपका हुआ अगर एक टिप्पणी भी करिए तो मेरी बहन बबीता जी बता दे अरविंद केजरीवाल जी ने कोई शब्द बोले हो तो। ठीक, बबीता जी की तरह बबीता जी जवाब दीजिए। पूछ लिया, वो ये कह रहे हैं एक मुंह में फेविकोल चिपका हुआ है, एक बार तो स्वाति का नाम मुंह से लेना चाहिए कम से कम। स्वाति मालीवाल वाला मुद्दा इन्होंने खूब बनाने की कोशिश करी लेकिन बना नहीं, क्योंकि स्वाति मालीवाल की असलियत सारी वीडियो से सामने आ गई कि किस तरीके से बीजेपी का मोहरा बनी हुई थी। बीजेपी ने अपना मोहरा बना के सीएम साहब को बदनाम करने के लिए भेजा था। योगेंद्र यादव भी बीजेपी का मोहरा थे क्या? प्रसाद भूषण भी बीजेपी का मोहरा थे क्या? कुमार विश्वास भी बीजेपी का मोहरा थे क्या? कपिल मिश्रा भी बीजेपी का मोहरा थे क्या? महात्मा गांधी जी के पोते वो भी बीजेपी का मोहरा थे क्या? स्वाति मालीवाल भी जो आम आदमी पार्टी को छोड़ के चला जाए वो सारे बीजेपी के मोहरा। अपनी पार्टी संभलती नहीं है, दिल्ली इनसे संभलती नहीं है, 20 सीटों पर लड़ रहे हैं और पूरे भारत की चिंता करते हैं। 15 लाख सीसीटीवी कैमरे खुद नहीं लगाते, 500 स्कूल खुद नहीं बनाते, जन लोकपाल बिल खुद नहीं बनाते। उस कांग्रेस भ्रष्टाचारी को, परिवारवादी पार्टी को कहते थे हमें ईडी दे दो, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हमें दे दो। मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, मोदी जी के अंदर हिम्मत नहीं है। सोनिया गांधी राहुल गांधी को मैं जेल में डाल दूंगा। आज उन्हीं को ईमानदार कह रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ नहीं करती है। क्या दोहरा मानचित्र है, क्या दोहरा टेस्ट है आम आदमी पार्टी का। इसमें एक सवाल है मेरा, आप इनसे पूछ लीजिए। इन्होंने 50 पॉलिटिकल पार्टीज पे 50 बिजनेसमैन पे आरोप लगाए, किसी एक का आरोप अगर सिद्ध हुआ हो तो, किसी एक का आरोप लेकर एक कोर्ट में गए हो तो मेरी बहन बबीता जी मुझे बता दीजिए कि आपने जितने भी लोगों पे आरोप लगाए हो एक का सिद्ध हुआ हो तो है किसी का नाम? कुछ नियम के मुंह में भी अरे आपने जिन पे आरोप लगाए एक का नाम बता दीजिए मुझे। आपने मैं बता देता हूँ, आप भूल गई तो नाम। नितिन गडकरी पे आपने आरोप लगाए, राजनाथ सिंह पे आपने आरोप लगाए, सलमान खुर्शीद पे आपने आरोप लगाए, राहुल गांधी पे आपने आरोप लगाए, रॉबर्ट वाड्रा पे आपने आरोप लगाए, सोनिया गांधी जी पे आपने आरोप लगाए, टाटा के ऊपर आपने आरोप लगाए, उसी टाटा की दिल्ली में बिजली दे रहे हैं। क्या हो गया? सतीश उपाध्याय पे इन्होंने आरोप लगाए, लेकिन आज तक भी किसी को प्रूफ नहीं करता है। जिसको ये चोर भ्रष्टाचारी कहते थे, पूरी की पूरी पार्टी उनकी गोदी में जाके बैठ गई। आज कांग्रेस ईमानदार हो गई, आज वो लालू यादव जो पूरे देश का चारा खा गए थे वो भी ईमानदार हो गए। पवन जी बबीता जी एक मिनट पवन जी स्वाति के सम्मान में बीजेपी मैदान में, एक मिनट बबीता जी प्लीज, स्वाति के सम्मान में बीजेपी मैदान में। जी तो मैं एक बात जानना चाह रहा था कि चुनाव के बाद क्या स्वाति जी की एंट्री बीजेपी में होगी कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी में तो तिलक जी आपका भी स्वागत है, आप आना चाहे तो मोस्ट वेलकम। ऐसा ऑफर वैसे भूदेव भाई भी दे चुके हैं। सबका स्वागत। मैं तो पहले कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है। हाँ, मैं पत्रकारिता भारतीय जनता पार्टी बनी है। मैं पत्रकारिता सुनिए एक सेकंड, मैं वो वाला नहीं हूँ जो पत्रकारिता का चोला पहन के जो है आप लोगों के जिंदाबाद के नारे लगाऊं। कोई बात नहीं तिलक जी, अगर सही बात को तो सही कहोगे ना, गलत बात के ऊपर आप विरोध कर रहे हो भारतीय जनता पार्टी का। आपका जो वो सुझाव है और जो आपका ऑफर है वो फिलहाल अभी मुझे कबूल नहीं है और भविष्य में भी नहीं होगा। अभी मैंने आपसे सिर्फ जो पूछा उसका उत्तर दे दीजिए। स्वाति की बीजेपी में एंट्री होगी कि नहीं? ये स्वाति मालीवाल को और भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान नेताओं को देखना होगा। फिलहाल तो वो आम आदमी पार्टी की सांसद है। अभी ये सवाल तो आम आदमी पार्टी से पूछे तो इतनी बेकार है। तो आप स्वाति जी मुश्किल में है तो आप पॉलिटिकल सहारा देंगे कि नहीं उनको? आप मेरी बात तो सुन लीजिए। फिलहाल तो अभी वो आम आदमी पार्टी की सांसद है। आम आदमी पार्टी ने अभी तक निकाला क्यों नहीं है? नहीं तो आप तो ऑफर मुझे दे रहे थे तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी भारत की पार्टी है, उसमें तो सभी का स्वागत है। मैं उसका एक एग्जांपल और देता हूँ। तो स्वाति जल्दी जो है वो बीजेपी में दिखाई देगी। ये तो स्वाति मालीवाल से पूछिए कि क्या वो बीजेपी में जा रही है या नहीं जा रही। नहीं तो आप तो वेलकम कर रहे हैं ना। मैं तो आपका भी वेलकम कर रहा हूँ। नहीं तो मैंने कहा ना, भूदेव भाई का भी वेलकम कर रहा हूँ। आप लोगों को ऑफर मुझे कबूल नहीं है। फिलहाल अभी मेरे ऊपर छोड़ दी, चर्चा स्वाति के ऊपर है। हाँ तिलक जी, जब आप सवाल जैसा होगा तो उत्तर वैसा ही मिलेगा। मैं तो भूदेव जी का भी स्वागत कर रहा हूँ, मैं तो मनीष गुप्ता जी का भी स्वागत कर रहा हूँ। मतलब सवाल जैसा होगा उसका वैसे ही जवाब देंगे आप। अब मैंने कोई गलत बोल दिया क्या तिलक जी? मैं आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा हूँ, स्वाति जी का वेलकम है? मैं कह रहा हूँ आपका भी वेलकम है। आप समझ ही नहीं रहे हो सवाल का उत्तर। ये तो स्वाति मालीवाल जी से पूछे, वो भाजपा में जाना चाहती है नहीं। फिलहाल वो आम आदमी पार्टी की सांसद है। आम आदमी पार्टी तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आप भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछे, इनसे पूछिए ना क्यों नहीं निकाला इन्होंने उनको। अभी तो कह रहे थे बीजेपी के हिसाब से बैटिंग कर रही है वो, और इनको निकाल भी नहीं रहे हैं।
सदस्यता रद्द करने में कोई वीजा या पासपोर्ट की जरूरत है क्या स्वाति मालीवाल को? ठीक, उनकी बबीता जी वो ये कह रहे हैं कि भाई कम से कम पार्टी से निकाल दो तो रास्ता आसान हो बीजेपी की तरफ जाने का, यही कह रहे हो ना गोयल साहब? हाँ, डर क्यों लग रहा है इनको निकालने में? मैं तो यही पूछ रहा हूँ। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल नजरिए से उनको पार्टी से निकालिए तो फिर हम द्वार खोलें अपने। बबीता जी, बबीता जी वो म्यूट अनम्यूट का कुछ चक्कर है, करीब दोबारा कोई बीजेपी का मोहरा बन के और इस तरीके की गलत हरकतें कर रहे हैं, झूठे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, झूठा बदनाम किया जा रहा है। तो मैडम वही तो वो कह रहे हैं कि जब इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मैडम को पार्टी से निकालो ना। बबीता जी वो म्यूट हो गया, उसको अनम्यूट करिए। तिलक भाई मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ गुप्ता जी, इसी के बाद आपके पास आ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ अब बोलिए। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मैं कह रहा हूँ एक व्यक्ति आपकी पार्टी के खिलाफ इतना सब कुछ बोल रहा है और आपकी पार्टी के खिलाफ साजिश रच रहा है जैसे कि आपके मुताबिक, तो उसको पार्टी में क्यों रखा हुआ आपने? अपनी मर्जी से ये लोग काम कर रहे हैं, अपनी मर्जी से बीजेपी का मोहरा बन आए हैं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं और बीजेपी का कोई दबाव है जिसकी वजह से ये सारा कुछ इन्होंने प्रोपेगेंडा किया है, इतना बड़ा इन्होंने स्टेप लिया है कि स्वाति दबाव में। ठीक, मनीष गुप्ता जी क्या स्वाति मुद्दा बन पाया? फिर भूदेव भाई आपके पास आ रहा हूँ। नहीं देखिए, स्वाति इस समय दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा है। क्यों? मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि स्वाति अरविंद केजरीवाल की तब से सहयोगी है जब अरविंद केजरीवाल नौकरी छोड़कर एनजीओ शुरू कर रहे थे, इसलिए कोई भी नेता स्वाति मालीवाल पर प्रश्न नहीं उठा सकता, वो गलत कर रहा है। अगर उस दिन जो झगड़ा हुआ, चाहे मारपीट हुई, जो भी हुई नहीं हुई, क्या अरविंद केजरीवाल की जिम्मेवारी नहीं है कि मेरे घर पे मेरी एक बचपन की दोस्त आई है, उसके साथ वो मारपीट का एलिगेशन लगा रही है, क्या मुझे फोन नहीं करना चाहिए था? ऐसा कैसे हो जाएगा तिलक भाई? मेरी कोई बहन, मेरा कोई दोस्त आए जो 20-25 साल से मेरे साथ है, मेरे घर पे झगड़ा हो गया, मेरे असिस्टेंट ने उसको पीट दिया या वो कह रही है पीटा नहीं पीटा, और उसे फोन नहीं करूंगा मैं? उससे पूछने नहीं वो क्या बात हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? पड़ोसी के साथ भी ऐसा नहीं हो सकता। वो अनकट वीडियो कह रहे हैं कि कम से कम जारी कर देती मैडम के साथ जो बदसलूकी हुई नहीं हुई, वो अनकट वीडियो तो कम से कम वहां का तो सीसीटीवी होगा ना, जैसे आप लोगों ने कहा पूरे दिल्ली में लगा देंगे। कैमरे की वो भी आई है सबके सामने, जिससे स्वाति मालीवाल बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन में चल के जा रही है। अब इन्होंने कंडीशन देख के पता कर ली, बाहर तक अब ये मेडिकल डॉक्टर है, बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रही है। एक लेडी में पता लग रहा है उससे पहले की जो वीडियो है अंदर ड्राइंग रूम में महिला होकर महिला का सम्मान पर मत आँच आने दो। बबीता जी, आज आप इस पार्टी में हो, कल उसमें हो सकती हो। महिला होकर महिला के सम्मान पर मत ठेस लगाओ, ये बहुत गलत है। वो जब आप आम आदमी पार्टी के बारे में सोच रही थी ना, उससे पहले वो पार्टी में आपके झूठे आरोपों से कुछ नहीं होगा। आप जितना बनाने की ये सबके सामने एक्सपोज हो चुका है, ये मामला स्वाति एक्सपोज हो चुकी है, बीजेपी अरविंद केजरीवाल की शादी हुई थी उससे पहले से साथ है वो। मैंने एक फोटो देखा है तिलक भाई, मैंने एक फोटो देखा है। आपके सारे अखंडे फेल हो गए, आपने झूठे केस में डाल के बना के करने के लिए। अरे शर्म नहीं सामने आ गया कर रहा है, कौन गलत बोल रहा है, ये तो बहुत गलत हुआ था हो रही है, उल्टी आ रही है, कितनी घटिया बात एक महिला कर रही है कि उसकी कंडीशन ऐसी थी। अच्छा, इसकी आप कंडीशन देख रहे हो तो वीडियो से पता लगा रहे हो, आप वीडियो से पता लगा रहे हो उसकी कंडीशन कैसी थी? सोच नहीं रही हो आप? आपने उसका वीडियो देख लिया और क्या उसकी कंडीशन ठीक है? आप लोग प्रवचन दे रहा है, आप लोग को नहीं बोला सकता है, जितने बलात्कारी और भ्रष्टाचारी बीजेपी में ना, शर्म नहीं आती ये? अरे ये तो बहुत ही घटिया बात। आप लोगों को शर्म आती है? मनीष हुआ
मनीष जी, बबीता जी, एक मिनट। भूदेव भाई, क्या वाकई में दिल्ली में स्वाति मुद्दा बनी, जिसका जिक्र पवन गोयल और मनीष गुप्ता जी कह रहे हैं कि नहीं, जनता के जहन में वोट डालने जाएगी तो स्वाति भी एक मुद्दा होगी। बोलते हैं आप लोग, स्वाति को मोहरा बना के बीच में इसको आप अपना पॉलिटिकल अपना एक मिनट, आपके अलायंस पार्टनर, एक मिनट बबीता जी, आपके नेता राहुल गांधी जी के सहयोगी बोल रहे हैं, उनको बोलने दीजिए प्लीज एक बार। हाँ देखिए तिलक जी, मनीष जी ने जो आपका सवाल पूछा मैं उसका भी जवाब दूंगा। मुद्दे जो हैं, स्वाति मालीवाल जी का जो मुद्दा क्यों आया, मुद्दों से भटकाने के लिए तो उसे लेके आएगा। कि आज जो मुद्दे हैं कि कोई सवाल बेरोजगारी पे न पूछे, कोई सवाल दिल्ली में चुनाव है कोई महंगाई पे न बात करे, कोई मणिपुर पे बात ना करे, कोई महिला पहलवानों पे बात ना करे जो दिल्ली के अंदर ही हुआ था। मनीष जी ने अभी बहुत कुछ कहा कि स्वाति मालीवाल पे महिलाएं ये, अरे मनीष जी, देश के प्रधानमंत्री को कब बुलवाओगे मणिपुर पे? देश के प्रधानमंत्री को कब बुलवाओगे जब महिला पहलवानों के साथ उनके बच्चे को टिकट दे दिया? जब देश का प्रधानमंत्री नहीं बोलता महिला सुरक्षा को लेकर के, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री है वो कभी नहीं बोलती, राष्ट्रीय महिला आयोग जो आज उठ खड़ी हुई है वो जब शांत रहती है तब तो आप नहीं बोलते। तो वो कहाँ छुपे? कहाँ है स्मृति ईरानी? कहाँ है रेखा शर्मा जी? कहाँ है प्रधानमंत्री? कहाँ है गृह मंत्री? तब आपकी आवाज नहीं निकलती है। अब आप बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए सवाल उठा रहे हो। अरे भैया जवाब देता हूँ मैं। जी बोलिए मनीष जी। दोनों चीजों को ये बात आपकी सही है, केवल मैं भूदेव भाई की बात से सहमत हूँ, ये सही कह रहे हैं और जनता फैसला करेगी कि मोदी जी के साथ क्या करना चाहिए। नहीं बिल्कुल जनता ने फैसला ठीक है। सुनिए, आप भी मुझे दिखाई नहीं दोगे। अरे रुकिए, अरे रुकिए, आपने बिल्कुल सही कहा, केवल बिल्कुल सही कहा, लेकिन आपने पार्टी से टाई अप कर लिया, आप भी उसी कुएं के बहुत से लोगों को दोनों एक ही पार्टी के चट्टे बट्टे निकले, आप भी उसी पार्टी से निकले, आप भी स्वाति मालीवाल का विरोध करने लग गए। इनको ये करना निकले, भाजपा जो है सो है, मोदी जी को आप भी ऐसे ही निकले भाई, आप भी ऐसे निकले। नहीं, मुझे कांग्रेस से बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी का साथ देगी कहोगे और स्वाति मालीवाल का चरित्र हनन करने में सहयोग करेगी। ये बहुत गलत कर दिया कांग्रेस ने, अपना नुकसान कर लिया, वरना कांग्रेस महिलाओं के साथ खड़ी है। अगर स्वाति मालीवाल जी के साथ अगर गलत हुआ है तो हम उसके साथ भी खड़े हैं, हम महिलाओं के साथ खड़े हैं, हम महिला पहलवानों के साथ भी खड़े हैं। अगर किसी भी महिला के साथ गलत होगा, कांग्रेस पार्टी हमेशा महिलाओं के साथ खड़ी है। हम बलात्कारियों के साथ और उन महिलाओं के साथ जिनका बलात्कार हुआ उनके परिवार। अच्छा भूदेव भाई, एक मिनट, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। एक मिनट, फिर मैं गोयल साहब के पास जा रहा हूं आराम से तसल्ली के साथ। ये जो वोटिंग परसेंटेज को लेकर तमाम तरह के संशय और कांग्रेस का बार बार चुनाव आयोग की तरफ सवाल उठाना कि वोटिंग परसेंटेज इतनी देर से क्यों जारी हो रही है, क्या हार के बहाने पहले ही तलाश दिए गए हैं? ये लाइव में सवाल है। तिलक जी, अगर ये हार के बहाने हैं तो चुनाव आयोग सो क्यों रहा है? आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, बड़ी बड़ी शायरियां देते थे। अरे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी आकर के बोल दिया कि उनकी खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आज अगर रियल टाइम डाटा आता है, जहां पर जब पहले वोटिंग मशीन नहीं थी तब भी एक दिन के अंदर आ जाता था, अब तो ये कितने दिन हो रहे हैं? पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त इस बात को लेकर के सवाल उठा चुके हैं। ठीक, अब फाइनल कमेंट गोयल साहब का। क्यों आखिर चुनाव आयोग इतना डरा हुआ है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता? आप लोग को एक सेकंड में सर्टिफिकेट दे तो कौन डरा हुआ कौन नहीं डरा हुआ? बताइए, विपक्ष को बोल रहे हैं कि आपको क्या चुनावी सभाओं में क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी के उन चीजों पर सवाल नहीं उठा सकते। उन गलत भाई वहां भी नोटिस गया है, आपके यहाँ भी आया। ये चुनाव आयोग सलाह दे रहा है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं तिलक जी कि चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं इस बार तो देश की जनता के खिलाफ। अब गोयल साहब का ऑडियो रहेगा। गोयल साहब ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग को कम से कम सामने आकर इस बात को रखना तो चाहिए कि इतनी देरी क्यों हो रही है वोटिंग में। प्रवक्ता बनी हुई है उसकी। जी भूदेव भाई, आपने सवाल उठाया ना, आपका सवाल ही लेकर गया हूं। एक मिनट रुकिए जी। अभी आपने ना एक प्रश्न बहुत अच्छा किया था कि हार के बहाने पहले ढूंढने लग गए। अब इनको पता है, इन्होंने बोल तो दिया है कि 150 पे सिमट जाएगी एनडीए और बीजेपी। अब अगर वो नई सिमटी नहीं, वो चुनाव आयोग वाले मसले पर कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कम से कम सामने आकर एक बात तो रख सकता है ना अपनी कि ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसा है।
इलेक्शन कमीशन चुनाव कराएगा कि चुनाव के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा? पहले नहीं होती थी इतिहास में ऐसा नहीं। सुनिए, चुनाव से पहले या चुनाव के बाद? नहीं सर, चुनाव के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम को होती थी। कितने प्रतिशत वोटिंग हुई है? सर, प्रतिशत वोटिंग का वो डाटा देना एक अलग बात है। भूदेव होता था कि नहीं होता था? भूदेव भाई बिल्कुल होता था, बिल्कुल चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। हर चरण के बाद चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी इलेक्शन कमीशन का बाकायदा बताया जाता था। सुन तो लीजिए भूदेव जी, आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं सर, आप ही के सवाल का जवाब। पवन जी का ऑडियो रहेगा, एक मिनट भूदेव भाई। हाँ देखिए, मैं कह रहा हूँ आपने सवाल बहुत अच्छा किया। इन्होंने इलेक्शन कमीशन के कंधे पर रख के बंदूक चला दी। अगर ये मजा आता तब 4100 में से केवल 1600 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, तब इनको कोई दिक्कत नहीं है। आज ही 2500 विधायक विपक्ष के हैं। और दूसरी बात, जब भारत जोड़ो यात्रा की जगह कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए थी और उसके अंदर ये हिमाचल में जीत गए। कांग्रेस की यात्रा की मैं बात वहां पे कर रहा हूँ आपसे, वोटिंग परसेंटेज की। पवन जी जो सवाल पूछ रहे हैं आप उसका नहीं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया ना। एक मिनट मैं इलेक्शन कमीशन पे बात कर रहा हूं। आप समझदार प्रवक्ता हैं, मैं इसलिए आपसे एक सवाल कर रहा हूं। ये फॉर्म 17C क्या होता है? दोबारा पूछिए, प्रश्न क्या है? फॉर्म 17C क्या होता है? क्या पूछना चाह रहे हैं आप उसमें? फॉर्म 17C में वो होता क्या है? आप क्या पूछना चाह रहे हैं उसमें? मैं वही चुनाव आयोग का मसला है, वोटिंग का मसला है, तो मैंने आपसे पूछ लिया फॉर्म 17C क्या होता है। ये तो अगर चुनाव आयोग का मसला है तो चुनाव आयोग का सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? चुनाव आयोग से पूछिए फॉर्म 17C का मसला क्या है। आप गोयल जी, आप समझदार व्यक्ति हैं, तभी मैंने आपसे पूछा कि फॉर्म 17C क्या होता है। सरल भाषा में इसको अगर समझे है सर। जी बताइए, सरल भाषा में बताइए। सरल भाषा में इतना ही है सर, वो फॉर्म है जिसमें दर्ज होता है कि एक पोलिंग स्टेशन में कितने वोट दिए गए, जी, कौन सी मशीन किस सीरियल नंबर वाली कौन से पोलिंग स्टेशन पर लगाई गई। जी, यही होता है ना सर? जी आगे चलिए। नहीं आगे नहीं चलिए, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं तो बस इतना जानना चाह रहा था कि फॉर्म 17C का मतलब तो यही हुआ कि हर मशीन पर कितने वोट पड़े। ये सारी बातें चुनाव आयोग अपनी वेबसाइट पर डालता आया है। ठीक है, तो नहीं ठीक है, नहीं सर, यही तो सवाल था। जवाब उसी का जवाब, बिल्कुल सवाल का जवाब। फॉर्म 17C क्या होता है सर? मैंने वही पूछा था। हाँ, जो आपने फॉर्म 17C पूछा, हाँ, कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो भी वोटिंग मशीन डालता है ईवीएम की, उसका डाटा शाम तक डाल देता है वेबसाइट पे कि इसके अंदर इतने परसेंटेज वोटिंग होगा, इतना वोट होगा। यही सवाल है ना सर आपका? तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सवाल है। इंडिया अलायंस की 28 पार्टियां हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में पूछे उनसे डाटा ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सवाल पूछा है, आपने तो डिफाइन किया अभी 17C का क्या मतलब है। मैं तो उसी की बात कर रहा हूँ, मैं 18C की बात नहीं कर रहा, 16C की बात नहीं कर रहा, मैं 17C की ही बात कर रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ ना, अगर इनको आपत्ति है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास 28 दल क्या जा नहीं सकते हैं क्या? वहाँ पासपोर्ट या वीजा की जरूरत पड़ेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दफ्तर में जाने के लिए? अरे 5वें चरण के चुनाव के बाद इनको आ गया। पहले चरण में सो रहे थे, दूसरे चरण में सो रहे थे, तीसरे में सो रहे थे या चौथे में सो रहे थे। अब याद आइए इनको 5वें चरण के बाद। ये तो बहाना ढूंढ रहे हैं, उसके बाद हो गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। बहाना ढूंढ रहे हैं क्या ये 17C के बहाने पे? और 5वें चरण बाद याद आई है, 4 चरण तक सो रहे थे क्या? इन्होंने डिबेट क्यों नहीं की, पीसी क्यों नहीं की, ट्वीट क्यों नहीं की है? नहीं, गुस्सा नहीं, अब जनता को तय करना है। कुछ ही घंटों के बाद चुनाव होना है, कौन जीत रहा है, छठा चरण और फिर उसके बाद आखिरी चरण। और भूदेव भाई ने मुझसे वादा किया है 4 तारीख फोन स्विच ऑफ नहीं होगा किसी का भी। 400 पार मैं आऊंगा आपके ऑफिस में मिठाई लेके भूदेव जी के लिए, आपके लिए नहीं, क्योंकि आप नेताओं की मिठाई नहीं खाते। हाँ, ये बात ध्यान रखिए, मैं तो पहले कह रहा हूँ। थैंक यू सो मच, स्वागत है आपका इंडिया वॉइस पे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का स्वागत है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।